हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटी के, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी जनरल स्टडीज के पार्ट में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारा शेड्यूल, जो क्लासेस हम आपके लिए रोज लेके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। तो आप इन क्लासेस को देख सकते हो। एंड हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। तो पॉलिटी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, आपको क्या करना है, इनका आंसर। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका डाउट पूछ सकते हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट डैश ईयर ओल्ड्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। बहुत सारे बच्चों का बेसिकली डाउट था कि सर क्वेश्चन हिंदी में भी होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, हिंदी में भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ इस बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 84 जो यहाँ पे है, ये डिफाइन करता है बेसिकली एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास दो हाउसेस आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों ही हाउसेस के लिए सबसे पहली जो मैंडेटरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब सेकंड बात करेंगे एज की, कि कितनी कम से कम आयु रिक्वायर्ड होती है इनका मेंबर बनने के लिए। तो देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एज पीरियड रखा गया है। तो लोकसभा के लिए जो आपका एज पीरियड होना चाहिए, एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए कम से कम 30 साल। 30 साल, 30 ईयर्स। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही हमारे हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, लोअर हाउस है, और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। लोकसभा को हम टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। एंड इसके अलावा लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है रिट्स की, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स की, कितने प्रकार की जो रिट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, कितनी रिट्स हैं हमारे पास। तो रिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 जो है ये बात करता है फॉर द रेमेडीज। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात ये करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर किसी पॉइंट पे हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसमें जो 5 तरह की रिट्स है वो इसमें प्रोवाइड की गई है। 5 तरह की रिट्स यहाँ पे होती है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर। बाबा साहेब अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब्स द आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, दिस इज आर्टिकल 32। तो कितने प्रकार की रिट्स है हमारे पास, 5 प्रकार की रिट्स हैं। अब ये कौन कौन सी रिट्स हमारे पास होती है ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिट्स हमारे पास होती है हेबियस कॉर्पस की रिट। ठीक है, अब हेबियस कॉर्पस की रिट क्या होती है, देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया, यानी कि लीगली किया है, इलीगली किया, बट हम मानते हैं कि इलीगली डिटेन कर लिया। तो एक एडवोकेट जज के पास जाता है और कहता है कि मेरे क्लाइंट को यहाँ पर इलीगली डिटेन किया गया है। ठीक है, कि उसने कोई क्राइम नहीं किया था, फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो इसलिए उसको यहाँ पे
मैं उसकी बॉडी वापस लेने आया हूँ, मैं उसको लेने आया हूँ, बॉडी मतलब मैं उस पर्सन की पर्सन को लेने आया हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो हेबियस कॉर्पस की रिट है वो इशू की जाती है। इसका मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी, यू शुड हैव द बॉडी। क्लियर? तो ऐसे किसी पर्सन को अगर इलीगली डिटेन किया जाए, इलीगली अरेस्ट कर लिया जाए, तो हेबियस कॉर्पस का सहारा लेके उस पर्सन को रिलीज करवाया जा सकता है। क्लियर? हेबियस कॉर्पस। उसके बाद रिट आती है मैंडामस की। अब मैंडामस की रिट होती है, इसको हम रिट ऑफ कमांड भी बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो हमारे हायर कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये जो छोटे कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स, इंफीरियर कोर्ट्स, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, या फिर जो पब्लिक अथॉरिटीज यहाँ पे होती है, यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है, उनको एक ऑर्डर देता है कोर्ट की अपना काम सही ढंग से करो। अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं करता है तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे रिट इशू करते हैं और कहते हैं कि भैया अपना काम सही ढंग से करो। क्लियर? अपना काम सही ढंग से कीजिए। उसके बाद रिट आती है सर्टियोररी की। अब सर्टियोररी की रिट होती है, ये कहती है, ये क्या लगाती है, स्टे ऑर्डर। ये क्या होता है, स्टे ऑर्डर। मान लीजिए बेसिकली कोई किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, कोई केस चल रहा था आपका मान लीजिए। अब उस केस में क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, तो ये कोर्ट क्या करता है, सर्टियोररी की रिट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सर्टियोररी की रिट का सहारा लेते हुए उस कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा देते हैं, स्टे ऑर्डर लगा देते हैं। क्लियर? स्टे ऑर्डर लगा देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, किसी चीज को रोकना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या देखते हैं कि अगर कोई लोअर कोर्ट कोई फैसला सुना रहा है और वो जो फैसला, वो जो जजमेंट है, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जिन चीजों में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन लॉज जो लॉज यहाँ पे डिफाइन किए गए उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे उसके ऑर्डर को यहाँ पे रोक दिया जाता है, उसकी प्रोसीडिंग्स को यहाँ पे रोक दिया जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है उस चीज की। ठीक है, उस चीज की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, अब सर्टियोररी के केस में जो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है, वो अपने पास ले लेता है। ठीक है, वो अपने पास ले लेता है केस को कि अब हम फैसला सुनाएंगे, हम इस केस को रिव्यू करेंगे। अब नेक्स्ट इज क्वो वारंटो। अब क्वो वारंटो क्या आता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। मान लो किसी कुर्सी पे कोई ऑफिसर बैठा है, वो वहां पर बैठने के अधीन नहीं था, कि वो उसकी कुर्सी नहीं थी, ठीक है, या फिर वहां पे बैठ नहीं सकता था, तो यहाँ पे इसलिए व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्वो वारंटो की रिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो रिट्स हैं, ये हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन रिट्स को आर्टिकल 32 के अंदर यहाँ पे इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो इन रिट्स को आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है, आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है। तो ये 5 तरह की रिट्स हमारे पास हैं। अब किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थर्ड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। भारत में जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनके साथ जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, भेदभाव किया जाता है, तो इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल यहाँ पे एम्पावर करता है कि ये भेदभाव करना इलीगल है, चाहे बेसिकली वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो, चाहे अमीरी गरीबी के बिहाफ पे हो, चाहे वो कास्ट के बिहाफ पे हो, ये सब इनवैलिड है, इलीगल है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दिस इज आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 यहाँ पे भारतीय नागरिकों को एम्पावर करता है, पावर प्रोवाइड करता है कि आपका किसी भी पॉइंट पे शोषण नहीं किया जा सकता। किन चीजों को लेकर, मजहब को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, कास्ट को लेकर, ठीक है, जेंडर को लेकर, चाहे मेल फीमेल, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर आपका साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बने हुए हैं तो किसी छोटी जात वाला है तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। कोई सरकारी डिपो है तो उसमें गरीब आदमी जाके राशन नहीं ले सकता। ऐसी सारी चीजों के ऊपर बैन लगाता है ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। बट आर्टिकल 15 यहाँ पे 2 पावर्स और प्रोवाइड करता है। अब देखिए स्टेट में ना, स्टेट्स में यहाँ पे बेसिकली इंडिया में कुछ बेसिकली शेड्यूल कास्ट पीपल्स होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स पीपल्स होते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है, या फिर जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस है। हम देखते हैं कि सरकार कभी कभी वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए स्कीम्स लेके आती है, इनिशिएटिव लेके आती है, बट वही स्कीम्स मेंस के लिए नहीं होती। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर के बिहाफ पे, तो नहीं, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 15 के अंदर ये एक्सेप्शन ऑलरेडी दी गई है
कि बेसिकली स्टेट्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की भलाई के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस लेके आते हैं तो वो वैलिड है, वो वैलिड है, वो डिस्क्रिमिनेशन काउंट नहीं होएगा एट द पॉइंट ऑफ आर्टिकल 15। और उसी तरह से अगर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है या फिर जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर इनकी ग्रोथ के लिए, अगर इनको ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे सरकार कुछ करती है तो वो भी आर्टिकल 15 के पॉइंट से इनवैलिड नहीं काउंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 368 सॉरी नॉट 38, इट्स 368। आर्टिकल 368 जो है ये इनमें से किस चीज से रिलेटेड है, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमें सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ आर्टिकल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन आर्टिकल्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हमारा जो संविधान है उसमें जब हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पे आर्टिकल 368। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, आइदर हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा, आइदर हाउस। ठीक है, आइदर हाउस कहने का मतलब क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रेजेंट किया जा सकता है, और दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रेजेंट किया जाता है, एक सदन से पास होकर वो दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, ये आर्टिकल 368 के तहत प्रेजेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के तहत होती है। बट यहाँ पे दो बातें आप ध्यान में रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है, ठीक है, ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होती है, होनी चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। नाउ व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, इस चीज का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है आपकी जानकारी के लिए, देखिए स्पेशल मेजॉरिटी होता है, मान लीजिए लोकसभा के अंदर, ठीक है, हमें पता है कि 545 सदस्य होते हैं, ठीक है, 545 सदस्य लोकसभा के अंदर मैक्सिमम। अब 545 में से आज हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है, आज लोकसभा की प्रोसीडिंग चल रही है, और 500 मेंबर प्रेजेंट हुए हैं, 500 मेंबर प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, 500 मेंबर प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, आज आए हैं 45 मेंबर, 43 मेंबर छुट्टी पे है। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट हुए हैं 500 ना, इनमें से अब जो स्पीकर है उसने 50 मेंबर को वोट करने से रोक दिया। मतलब किसी बिल के ऊपर चर्चा होती है तो वोटिंग ली जाती है कि आप कौन फेवर में है कौन नहीं फेवर में है, तो 50 मेंबर्स को वोट करने से रोक दिया कि तुम वोटिंग नहीं करोगे। ठीक है, स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है। अब कितने बचे, 450, 450 मेंबर्स बच गए। अब ये जो 450 मेंबर है ना, इसका 2/3, इसका 2/3 हिस्सा, इसका 2/3 हिस्सा जो कम से कम इसके साथ ये बिल पास होना चाहिए। 2/3 कितना हो गया, ठीक है, 300, कम से कम 300 मेंबर अगर ये बिल पास कर रहे हैं तो ये बिल पास होगा। ये एक एग्जांपल है। उसी तरह से जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे और जिनको वोटिंग करने का अधिकार होगा उसका 2/3, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे ये प्रोविजंस यहाँ पे रहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर हम देखो इंडिया क्या है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत है उस कंट्री है, सेंटर है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स है, तो स्टेट्स को भी कुछ कुछ चीजों को लेके लॉ बनाने की अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, अगर सेंटर गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा लेके आती है जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर्स को छेड़ता है, यानी कि स्टेट पावर्स को अमेंड करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ये जो बिल होगा, ठीक है, वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इंडियन पार्लियामेंट में पास तो हुआ ही होगा, उसके साथ साथ इसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा भी इसको रेटिफाई करना जरूरी होता है। यानी कि भारत में अगर 28 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स इसको पास करेंगी तभी ये बिल पास होगा, हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। कोई अगर मुश्किल लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पहली बार कब अमेंड किया गया था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये इंप्लीमेंटेशन में आया, यानी कि इंडिया बन गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, अब ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, इसकी अगर हम बात करते हैं उसके बाद अब 1950 में तो ये इंप्लीमेंटेशन में आया, तो पहली बार संशोधन कब किया गया, अमेंडमेंट कब की गई। तो देखिए संशोधन जो पहली बार था ये 1951 में ही कर दिया गया था।
द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ही आ गया था। अब ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया, इसने हमारे संविधान के अंदर 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ जमींदारी प्रथा को अबॉलिश कर दिया। जमींदारी प्रथा को अबॉलिश कर दिया। पहले इंडिया में जमींदारी प्रथा चलती थी, तो जमींदारी जो प्रथा थी उसको इसने अबॉलिश कर दिया। इसने इसको अबॉलिश कर दिया, अंत कर दिया उसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो देखिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सबसे पहले दिया गया है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद राइट टू लाइफ दिया गया आर्टिकल 21 के तहत, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो उसके बाद आर्टिकल 31 यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली यहां पे हमारे पास मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था, बट इस राइट टू प्रॉपर्टी को यहां पे हमने फंडामेंटल राइट से निकालकर लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, कब? बाय द 44th अमेंडमेंट, जो की हुई थी 1978 में। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ये था आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 क्या हो गया था? रिपील हो गया था, यानी कि रिमूव कर दिया गया था बाय दिस अमेंडमेंट। और राइट टू प्रॉपर्टी को हमने आर्टिकल 300A के तहत, 300A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट का दर्जा दिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले होता था, पहले होता था। क्लियर? तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है हमारे पास? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies। ये 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास है, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? इनमें से किसको हम पॉपुलर चैम्बर कहते हैं? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट विधानसभा? तो देखिए, पॉपुलर चैम्बर हम कहते हैं लोकसभा को, लोकसभा को। अब लोकसभा जो है ना, ये हमारा पावरफुल हाउस है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, ये डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, ये डायरेक्टली चुन के जनता के द्वारा चुनकर यहाँ पे आते हैं। और बहुत सारी पावर्स यहाँ पे लोकसभा के पास होती है, जस्ट लाइक मनी बिल का पावर होता है लोकसभा के पास, क्योंकि मनी बिल राज्यसभा में पास करवाना मैंडेटरी नहीं होता, राज्यसभा में सिर्फ मनी बिल रिकमेंडेशंस के लिए जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे पॉपुलर चैम्बर हम किसको कहते हैं? लोकसभा को हम पॉपुलर चैम्बर बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, अब इसमें ना डिफरेंट सोर्सेज से हमने बहुत कुछ पिकअप किया है, यानी कि डिफरेंट कंट्री से हमने बहुत कुछ बोरो किया है हमारे संविधान के अंदर जो भी प्रोविजंस है। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव करने का तरीका, ठीक है, आज भारत में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं अभी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव करने का तरीका जो है, ठीक है, कौन कौन वोट डालता है मैं बता देता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्लियर? ये मेंबर यहाँ पे वोट डालते हैं। तो ये तरीका यहाँ पर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का हमने कहां से बोरो किया था? ये हमने बोरो किया था आयरलैंड से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड देश के संविधान से हमने इसको बोरो किया था, आयरलैंड देश के संविधान से हमने इसको बोरो किया था। और इसके अलावा राष्ट्रपति को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो हमने यूएस के संविधान से, मतलब अमेरिका के संविधान से हमने बोरो किया है। और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को भी लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट जो है, हमारे उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट उपराष्ट्रपति हैं, द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट दैट इज वेंकैया नायडू जी, मुप्पावर अप्पू वेंकैया नायडू जी, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो भारत में अब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी होने वाले हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? ठीक है, सिर्फ लोकसभा के मेंबर नहीं, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं तो हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंसीडर करते हैं। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट डालते थे,
बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी दोनों मेंबर यहाँ पे वोट डालते हैं। इलेक्टेड भी वोट डालेंगे और नॉमिनेटेड भी वोट डालेंगे, और स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर वोटिंग नहीं करते हैं, वो यहाँ पे वोटिंग नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हो गया होगा आपको? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आर्टिकल की यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 66 जो हमारा है, आर्टिकल 66 यहाँ पे बात करता है किस चीज की? आर्टिकल 66 कहता है द वे ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, द वे ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? देखो, चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पे हो रही है। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्कड अंडर एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डाली में है, भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय हम इसको बोलते हैं, और यहाँ पे इसको अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 33 जज होते हैं प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, और चीफ जस्टिस का ऑफिस इसी के अंडर आता है, इसी के अंदर इसको काउंट किया जाता है। तो एक मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे होते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट हमारे जो चीफ जस्टिस है इनका नाम है जस्टिस एन.वी. रमणा। जस्टिस एन.वी. रमणा, इनका टेन्योर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और इसके बाद नए चीफ जस्टिस बहुत ही जल्दी इलेक्ट किए जाएंगे, चूज यहाँ पे किए जाएंगे। क्लियर? तो अभी एन.वी. रमणा भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, द फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एन.वी. रमणा यहाँ पे अभी प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस है, एन.वी. रमणा। क्लियर? तो ये थे बच्चे आज के हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव जो चल रहे हैं उनका जो बेसिकली डिजाइन है वो कुछ इस तरह से, आप इनको देख सकते हैं। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।